वेलकम टू योर फेवरेट चैनल NCERT हल्ला। और मैं हूं आपके साथ मिस्टर MS और मैं आपको जो आज चैप्टर लेकर आया हूं वो 8th क्लास का चैप्टर 3 जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, मतलब अतीत की कुछ झलकियां। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि हमारा भारत कितना कष्ट झेले थे अंग्रेजों ने हमारे भारत को गुलाम बना लिया था। तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि कैसे कैसे भारत को गुलाम बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहले जो हमारे जो पिक्चर है वो आपके किताब में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ये सबसे पहले बयां कर रही है द मार्टर्स होते हैं हमारे शहीद। तो एट द फंक्शन इन द दिल्ली में एक फंक्शन चल रहा है। उस फंक्शन में लता मंगेशकर जी वहाँ पे खड़ी हुई हैं स्टेज पर और वो कुछ गा रही हैं। Oh my countrymen, let your eye fill with tears as you recall the sacrifice of Indian martyrs। तो मैं आपको वही एक यादें ताज़ा करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे लिखा है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे ये गाना लिखा हुआ है, पूरा आपको एकदम रियल आपको यहाँ पे लेके चलूंगा, ठीक है ना। जितना मुझसे होगा आपको उतना अच्छे से NCERT को एक्सप्लेन करूंगा। और इससे पहले चैप्टर यदि आपको देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और बाकी के चैनल्स को आप देख सकते हैं। और यदि ये गाना पसंद आया तो आप एक लाइक जरूर कर सकते हैं। तो देखिए अब हम चलते हैं चैप्टर्स की तरफ। तो देखिए दूसरा हमारा जो सीन है उसमें कह रहा है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट होता है मतलब कि हमारे ऊपर मतलब कि एक प्रकार से अधिकार कर लेना या छीन लेना, ठीक है ना। कंक्वेस्ट जो उसका एक प्रसार किस तरीके से हो रहा है, कंपनी ने, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसी ने हमारे भारत में अपने पांव फैलाए थे सबसे पहले। तो उसने 1757 से 1849 के बीच में उसका जो प्रसार रहा उसको यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was extending its power in 18th century India। तो 18वीं शताब्दी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपने जो एकदम बढ़िया उसके पास हथियार थे, वेपन्स थे, उनसे वो अपना प्रसार लगातार बढ़ाती जा रही थी। इंडिया, अभी आपको एक मैप दिखाया जा रहा है, इसमें आपको जो येलो वाला हिस्सा है वो इंडिया के लोगों का है और जो आपको पिंक कलर का जो एक ये हिस्सा दिखाया जा रहा है इसमें जो ब्रिटिश लोग थे जो हमारे भारत को वो कंक्वेस्ट कर चुके थे, मतलब कि जो वहां से अपना प्रसार कर चुके थे, वो इसमें दिखाया जा रहा है। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। इंडिया के जो राजा थे ना वो शॉर्ट साइटेड थे, वो मतलब कम ज़्यादा दूर की नहीं सोचते थे, वो भविष्य की नहीं सोचते थे, प्रेजेंट की सोच के चलते थे। That upstart Raja call the English merchant, they will help me to defeat him। तो इस चीज को पता है वो क्या करते थे, वो इंग्लिश मर्चेंट मतलब कि वो इंग्लिश जो व्यापारी होते थे जो वहाँ बन के आए थे, तो वो उन्हें बुलाते थे और वो जो ना दूसरे राजा को हराने में वो अंग्रेजों का सहारा लेने लगे थे। The people had no peace to such constant fight। लेकिन अब लोगों में क्या है, इस तरीके के जो ये फाइट हो रही थी उससे बिल्कुल असंतोष जग रहा था, मतलब कि बिल्कुल अशांति फैल गई थी। इसमें आगे देखो आगे क्या होता है कि the rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one। जो इस तरीके के जो ये युद्ध वगैरह चल रहे थे, जो इस तरीके के ये एक हमें जो सीन देखने को मिल रहा था, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या हमारे जो यहाँ के जो राजा थे उनको सब जो मतलब उन्हें धीरे धीरे करके अपने पदों से हटाना चालू कर दिया वन बाय वन। ए फॉर सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल डाइड फाइटिंग। जो एक बहुत ही मतलब कि एक दूरदर्शी एक राजा था, उसने इनके अंग्रेजों के साथ जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक उसने युद्ध किया था अंत समय तक। अब क्या है, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट दिस कंक्वेस्ट। अब ये जो इतने तरीके की जो एक प्रसार हो रहा था इनका और ये जो अंग्रेज हमारे भारत में आ चुके थे, तो इनके बारे में भारतीय लोगों के अलग अलग कुछ राय थी। जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे थैंक गॉड देयर इज ए पीस इन द कंट्री नाउ। अब देश में थोड़ी शांति है। नाउ नो मोर war and no looting
बाय ठग्स। अब ना तो कोई हमको यहाँ पे लूटता है और ना ही यहाँ पे ठग वगैरह है कोई। इट इज गुड हु सेंड द ब्रिटिश, ये बहुत, इट इज गॉड, ये भगवान है जिसने हमें ब्रिटिशों को भेजा है। Our destiny is linked with them, हमारा जो भाग्य है वो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ये कुछ लोगों का मानना था, लेकिन कुछ लोगों का इसके अलग मानना था। The white man has killed the throne our king, भाई कुछ हमारे जो इन व्हाइट मैनों ने, इन अंग्रेजों ने, सफेद आदमियों ने हमारे राजाओं को मार दिया है और उनको मतलब कि गद्दियों से हटा दिया है। Some king were not good, हालांकि कुछ राजा बढ़िया नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन वो थे तो हमारे देश के। नाउ वी हैव बिकम स्लैब्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम क्या है, अब हम ये जो हमारे फॉरेनर्स हैं इनके हम क्या बनते जा रहे हैं, दास बनते जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना था। चलते हैं इसके हमारा ये थर्ड वाला जो हिस्सा है, ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिशों का नियम क्या था अंग्रेजों का, वो कब तक चला, शासन जो चला ब्रिटिशों का, सॉरी 1765 से 1836 में। इस बीच क्या हुआ, रिलीजियस लीडर प्रीच्ड इन आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो कुछ धार्मिक जो धर्मगुरु थे वो क्या करते थे, कुछ ऐसे आइडिया देते थे जैसे कि अनटचेबिलिटी का, मतलब कि छुआछूत का, बच्चों की मतलब कि बाल विवाह का। तो एनीवन हु क्रॉसेस द सी लॉसेस रिलीजन, वो कहते थे यदि किसी ने अपनी सीमा लागी, मतलब कि यदि उन्होंने इनको मानने से मना कर दिया तो इसका मतलब वो अपना धर्म खो देगा। ऑल द माइशरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। बहुत लोगों ने कहा कि ये सारा का सारा जो अपराध है ये सब इन औरतों के कारण ही हो रहा है, तो इनको जाके उस अतीत में जाना चाहिए और इन्हें आज प्रेजेंट में जो लड़कियां हैं, जो वुमेन्स हैं, कहाँ कहाँ नहीं पहुंच रही है, अपने कल्पना चावला जैसी हुई हैं, तो इनको बताना चाहिए कि जो इनके बस की नहीं है वो उन्होंने कर दिखाया है। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. अब क्या है, इस सच बात ये थी कि जो भारतीय थे वो अपनी पहचान, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, जो उनका खुद का सम्मान था, उसे खोते जा रहे थे। और ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश लोग इनको मतलब भारतीयों को अपने आगे पीछे घुमाने लगे थे। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट। एक इनमें से एक ये जो है ब्रिटिश ये बात कर रहा है, कह रहा है द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ द ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ द ऑनेस्टी। ये जो भारतीय है ये दोनों जो ये ना विश्वासघाती हैं, थोड़ा ये मतलब कि इन पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक पीछे से व्यक्ति कह रहा है ट्रू योर ऑनर, बिल्कुल सही कहा आपने मालिक, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ। द बीइंग मर्चेंट्स, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, क्योंकि वो एक व्यापारी थे, वो चाहते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो दियर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर टू अबंडन दियर फील्ड। जो एक बहुत उन्होंने भारी जो एक टैक्स लगा रखे थे, मतलब जो टैक्स वो लेते थे उनकी फसल पर, उनसे उनकी जो भूमि थी, जो जमीन थी, उनको वो छीनते जा रहे थे। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन आपने तो मेरी सारी फसल ले ली, जैसे कि इंडियन कह रहा है। उन्होंने कहा यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तुम पे अभी भी कर्ज है, यदि तुमने नहीं चुकाया तो मैं अगले सप्ताह तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अब इस चीज़ से इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। क्यों? एक तो उनकी ज़मीन चलेगी, उनकी सारी फसल चलेगी, अब उनको टैक्स में, कर्ज में भी डूब रहे हैं वो, तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ से ब्रिटिशों का एक अत्याचार है वो बढ़ने लगा था। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड। अब ब्रिटिशों ने और भी मेथड इन्वेंट कर लिए, खोज कर ली नए नए तरीकों की, विच गेव दैम मोर प्रॉपर्टी, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलने लगे। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी वैन ब्रॉट इन टू इंडिया। उन्होंने कहा कि जो सामान हमारा जो इंग्लैंड में बन रहा है उसको जब भारत में लाया जाए तो उस पर कोई टैक्स ना लगे। इन्होंने ये हटा दिया जिससे यहाँ सस्ता हो जाए। तो एक ब्रिटिश कह रहा है हाँ एक गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रेपल इंडियन इंडस्ट्री। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो नियम है अब इस तरीके से जो उन्हें अपंग करते गए, जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो बेचारी छीन होती गई, टूटती गई। इनवेटेबिलिटी फेमाइन्स फॉलोड। अब इसी तरीके से अकाल जो पड़ते गए,
Between 1822 to 1836, 15 lakh Indians died of starvation. 15 लाख लोग भुखमरी से मर गए थे. The British politics ruined the expert artisans and their businesses. जो ब्रिटिश पॉलिटिक्स थे उन्होंने मतलब कि बहुत सारे जो एक प्रकार से कलाकार थे, हस्तकार थे और बिजनेसमैन थे, सबको रूइन कर दिया, बेकार हो गए वो, उनके पास कुछ नहीं रह रहा था. अब इसी में फोर्थ पार्ट आता है राजा राम मोहन राय का. 1772 से 1833 तक वो रहे. राम मोहन राय ए लर्न मैन फ्रॉम बंगाल. राम मोहन राय एक बंगाल के बड़े ज्ञानी पुरुष थे, मतलब ज्ञानी थे, और अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री. उन्हें पता था कि क्या देश के साथ गलत चल रहा है. लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट. हमें अपने को मतलब हतोत्साहित नहीं करना चाहिए. हमारा जो इंडियन कल्चर है वो अपने आप में ग्रेट था, हमारी संस्कृति महान है. एंड वी आर कैपेबल ऑफ द ग्रेटर अचीवमेंट, और हम बड़े से बड़ा किसी भी लक्ष्य को पाने में हम लोग महारत हासिल है. वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी. सबसे पहले हमें लोगों को इकट्ठा करना चाहिए. सुपरस्टिशन हैव बीन रूइंड अस. जो सुपरस्टिशन मतलब ये है कि जो ये कुरीतियां हैं वो हमारे देश को मतलब कि बेकार कर रही हैं. ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. मतलब कि वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज जो थी, जो मतलब कि जो वर्तमान में जो ज्ञान चल रहा था उससे वो मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते थे. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. वो कहते थे कि जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकली होना चाहिए, ठीक है ना, प्रयोग करके होना चाहिए, और साइंटिफिक होना चाहिए, कुछ वैज्ञानिक होना चाहिए. तो उन्होंने कहा कि भाई ही स्टार्टेड एक न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप दैम इन 1823. उन्होंने एक अपना न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे, जो कुछ संकी ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने उसको बैन कर दिया, मतलब मना कर दिया. ही टोल्ड हिज वाइफ उमा. उन्होंने अपनी वाइफ उमा को बताया था. काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर. जो गाय होती हैं वो अलग अलग कलर की हैं, बट द कलर्स ऑफ दियर मिल्क इज द सेम. लेकिन जो मिल्क का कलर होता है वो बिल्कुल उन सभी का सेम होता है. डिफरेंट टीचर हैव डिफरेंट ओपिनियन. इसी तरीके से अलग अलग गुरुओं के अलग अलग मतलब कि अपने राय होती हैं, अपने विचार होते हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. लेकिन सभी धर्मों का जो एक सार निकल कर आता है वो एक ही होता है. ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड. उन्होंने समुद्रों को पार करा, वो इंग्लैंड गए. टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल. वो ये देखने के लिए कि इन्हें इंग्लैंड वालों को कौन इतना मजबूत कर रहा है. डियर ही टोल्ड देम. उन्होंने वहाँ बताया, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर. हमने आपको अपना मतलब कि शासक आपको स्वीकार कर लिया है. एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट. लेकिन आपको भी हमें अपनी प्रजा स्वीकारना चाहिए. बट यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ऑब्स टू हिज सब्जेक्ट. लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि एक जो शासक होता है अपनी प्रजा के प्रति उसका क्या कर्तव्य होते हैं. तो इसका नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट. इसको हम अभी अगले इसके पार्ट में आपको डिस्कस करेंगे. ये वाला इतना पार्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, और बाकी और भी चैप्टर्स की आपको वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं. और यदि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.